चूंकि अब ये रियलिस्टिकली लोगों को भी लगने लगा है, देश में एक अच्छा कॉन्फिडेंस का माहौल है कि हम बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। चूंकि विकसित भारत का एक लक्ष्य है 2047 का, तो अगर उसको लूजली ट्रांसलेट करें इकोनॉमिक टर्म में कि एडवांस इकोनॉमी। एडवांस इकोनॉमी का मतलब ये है कि रिच कंट्री अगर कहना हो तो रिच अगर न भी हो तो अपर मिडिल इनकम कंट्री तो हमको होना चाहिए। अब उसके लिए बैकवर्ड नंबर देखें, क्योंकि डेटा की जो विजिबिलिटी आपके पास है हम में से किसी के पास नहीं है। उसको देखते हुए अगर मैं ये आपसे समझना चाहूं कि जो ग्रोथ की जरूरत है हमको उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के न रह जाएं, उसके बाहर आ जाएं, उसमें क्या चैलेंजेस हैं ये समझना चाहूंगा। पहले तो ये आरबीआई का जो भूमिका है इसमें, आरबीआई का भूमिका इसमें रहेगा मतलब ये चैलेंज, मतलब ये जो है इम्पोर्टेंट वर्क एजेंडा जिसको कि हम हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक है वी हैव टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब चेक इन्फ्लेशन, कीप इट अराउंड 4%, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी रहेगा तो इट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के हाथ में रियल परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है परचेजिंग पावर लोगों का कम हो जाता है। सो जब हम प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, लोगों में स्पेंडिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। सेकेंडली, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन आप मेंटेन करेंगे तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उसमें बहुत आता है। तो बिगेस्ट सपोर्ट ग्रोथ के लिए प्राइस स्टेबिलिटी से आता है। तो इसीलिए प्राइस स्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आगे जाके भी हमको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए, और जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए। बैंकों का हेल्थ हो, एनबीएफसीज का हेल्थ हो, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर का हेल्थ हो, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई एक्सेसिव लेवरेज ना हो। सो फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके आगे जाके जो आपका मतलब जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ आपका जो जितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसमें कैसा मतलब हाउ इट विल गो फॉरवर्ड, उसमें opportunities are quite a lot. I think the government has come out with a number of measures, but I would just like to point out one or two things where one is, lot of reforms have taken place over the last few years. बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए हैं। इनफैक्ट मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वो भी बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। बाकी मेजर इनिशिएटिव्स जैसे कि मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने के लिए वो भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। सर्विस सेक्टर जो है काफ़ी स्ट्रांग है। तो कई सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, चाहे वो सेंट्रल लेवल में हो या स्टेट लेवल में हो, इनफैक्ट स्टेट लेवल में बहुत सारे रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है। तो जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, और मेनली वो रहेगा, आप मान लीजिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन सेक्टर, उसमें मतलब सम रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। लेबर में भी कई सारे स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, सम रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। Major items are also not just in central government domain, they are also in the state government domain. So therefore these reforms have to be continued. Innovation is today, innovation, startups, fintech is giving great opportunity. There I can say with a lot of satisfaction that I think India has really done well. We are creating a lot of jobs. And finally I think agriculture sector में भी output बढ़ाना चाहिए। We have made good progress in agriculture, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट उसमें भी काफ़ी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में हमारा सर्विसेज सेक्टर में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, इट इज़ नाउ मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन द ग्लोबल इन द एक्सटर्नल मार्केट्स। मैन्युफैक्चरिंग, येस वी आर एक्सपोर्टिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, लेकिन और भी अच्छा कर सकते हैं, उसके तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे नहीं कि मेजर्स आर नॉट बीइंग टेकन, मेजर्स ले रहे हैं, बट आई एम जस्ट फ्लैगिंग कि दीज आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज। थोड़ा डिसजॉइंटेड मैंने आपको बोल दिया, लेकिन इसीलिए मैं क्लियर लिस्ट है, मैं जस्ट रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ। प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंटिन्यूड सपोर्ट, continued reforms both at the state and the central level, improving agricultural productivity, and finally increasing our share in the export market and utilize the opportunity today which we have to become a significant part of the global value chain. उसमें हमारा इंडिया का जो शेयर है उसको बढ़ाने के लिए आज का जो स्थिति है, इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. इंडिया हैज मेड गुड प्रोग्रेस, बट आई थिंक वी कैन स्टिल इम्प्रूव एंड डू क्वाइट अ लॉट इन दैट एरिया. एब्सोल्युटली.